आगे बढ़ते हैं और एक दिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या 55 से 60% हिंदू वोटर्स के साथ साल 2024 में पश्चिम बंगाल में होगा भाजपा के पक्ष में हिंदू ध्रुवीकरण। आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की मुश्किलें बाकी क्षत्रपों से अलग है। हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा हमेशा एक बड़ी ताकत रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा का उभार नया है। वो 2016 के विधानसभा चुनाव तक बिल्कुल हाशिए की पार्टी थी, सिर्फ 2-4 सीट जीतने वाली पार्टी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीती और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में वो 77 सीटों पर जीत गई। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों साफ हो गए। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत जोर लगाने के बावजूद भाजपा 77 सीट ही जीत पाई। इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि आमने सामने के मुकाबले में वो भाजपा का रथ रोक देंगी। लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा के साथ मोमेंटम है। उसने पश्चिम बंगाल में अभी जीतना शुरू किया है और इसका वोट आधार मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करीब 41% से कुछ ज्यादा वोट मिले और 18 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में जब ममता ने अस्मिता का दाव खूब खुलकर खेला और मोदी शाह को बाहरी बताकर चुनाव लड़ा, तब भी भाजपा को 38% वोट मिले, यानी लोकसभा से सिर्फ 2% कम। इस तरह उसका वोट उसके साथ बना रहा। अगर बंगाल की जनसंख्या संरचना देखे तो वहाँ 30% मुस्लिम आबादी है, हिंदू आबादी 70% है। जाहिर है कि मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं मिलता। सो भाजपा को लोकसभा में करीब 41% वोट मिलने का मतलब ये है कि 60% हिंदुओं ने उसको वोट दिया। विधानसभा चुनाव में भी 55% के करीब हिंदू वोट भाजपा को मिले। ये सामान्य से अधिक हिंदू ध्रुवीकरण का संकेत है। पूरे देश में भाजपा को औसतन 40 से 45% हिंदू वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल में ये 55 से 60% है। इसका मतलब है कि राज्य के 30% मुस्लिम आबादी की प्रतिक्रिया में हिंदू ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो रहा है। अगले चुनाव में इस स्तर का या फिर इससे ज्यादा हिंदू ध्रुवीकरण नहीं होगा, ये मानने की कोई तार्किक वजह भी नहीं दिखती। भाजपा ने पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाया, तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बताया, ऊपर से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना है। उनके कई नेता इस वक्त जेल में हैं और भतीजा अभिषेक बनर्जी पर तलवार लटकी है। ममता के खिलाफ राज्य में करीब 13 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये भी एक तथ्य है, जहां पर भाजपा ने आज तक सरकार नहीं बनाई, वहां उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा ज्यादा रहती है। सो बंगाल के लोगों में भाजपा को आजमाने की सोच भी हो सकती है। ऐसे में ममता का अकेले राजनीति करना और कांग्रेस और लेफ्ट के प्रति अछूत का बर्ताव करना हैरान कर देने वाला है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो अस्मिता का मुद्दा बनाया था, वो लोकसभा चुनाव में कारगर नहीं होगा। हाँ, अगर विपक्षी गठबंधन ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे तो अलग बात है। तब वो देश के पहले बंगला प्रधानमंत्री का नैरेटिव बनाकर बंगला अस्मिता का मुद्दा उभार सकती हैं। लेकिन अभी वो भी होता हुआ दिख नहीं रहा। इसलिए उनकी पहली कोशिश विपक्षी गठबंधन के साथ तालमेल की होनी चाहिए। वो तालमेल राज्य की 42 सीटों पर आपस में सीट बंटवारे का होगा या फिर रणनीतिक होगा, ये जमीनी हालात के हिसाब से तय करना होगा। ध्यान रहे कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा अलग अलग चुनाव लड़ा था। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस ने सीपीएम के उम्मीदवार को समर्थन दिया। कांग्रेस को 2 सीटें मिली और लेफ्ट मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत पाया, लेकिन दोनों को मिलाकर 12% वोट जरूर मिले। इस 12% वोट के गणित को समझना होगा। अगर कांग्रेस और लेफ्ट का तालमेल होता है तो उनका वोट कहां जाएगा? क्या वो वोट पूरी तरह से तृणमूल गठबंधन को ट्रांसफर होगा या फिर उसका एक हिस्सा भाजपा के साथ भी जा सकता है? आमने सामने की लड़ाई में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है 2024 के चुनाव में।